गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जीवों में जनन क्लास 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। यह रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को लेकर के आया है। आप इससे पहले जो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स इस साइंस सक्सेस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि साइंस सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी महत्वपूर्ण 9, 10, 11, 12 के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और आप उसको जाकर के देखें और उसका लाभ उठाएं। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम जीवों में जनन को बेहतर तरीके से समझाने वाले हैं। आप इसको वीडियो पूरा देखें। पूरा देखने के बाद आपको लगेगा कि जो है आपको 100% मेरा दावा है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं हम इसमें जीवों में जनन किस प्रकार से होता है। क्योंकि जीव की एक विशेषता होती है कि वह श्वसन करते हैं, पाचन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, जनन करते हैं, वृद्धि करते हैं। इसी तरह से जो भी जिसमें होता है वो सजीव की श्रेणी में आते हैं। जिनमें क्रिया नहीं होती है वो निर्जीव की श्रेणी में आती है। ठीक है, इस तरह से जो जीव होते हैं सबका एक अपना जीवन चक्र होता है, सबका एक अपना जीवन अवधि होती है। ठीक है, और जो भी जीवधारी हैं उनकी उत्पत्ति जो होती है, उनका जो निर्माण होता है कोशिकाओं से होकर होता है। क्योंकि कोशिकाओं का टॉपिक आप फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे इसमें कि कोशिका और जीवन की एक इकाई के रूप में किस तरह से कार्य करती है। तो कोशिका क्या है? सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। सेल के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो है आप पढ़ेंगे उस टॉपिक में। आज हम देखते हैं कि किस तरह से जीवों में जनन होता है। आइए हम देखते हैं कि जीवन चक्र, पहले समझते हैं कि जीवन चक्र क्या होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी जीवधारी पहले जन्म लेता है, यानी बर्थ यानी जन्म लेता है, जन्म लेकर के वृद्धि करता है, वृद्धि के बाद मेच्योरिटी यानी परिपक्वता को प्राप्त करता है, परिपक्वता की अवस्था में रिप्रोडक्शन यानी जनन की प्रक्रिया करता है, और जनन के उपरांत उसकी कोशिकाओं में जीर्णावस्था उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो डेथ यानी मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। तो इस प्रकार से अब जीवन चक्र देखें तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक की अवस्था जो होती है, एक इस अवस्था को हम जीवन अवधि के नाम से या लाइफ स्पैन के नाम से हम जानते हैं। तो जीवधारियों में जो ये जनन की प्रक्रिया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। अगर ये जन्म की क्रिया नहीं होता तो जीवधारियों में निरंतरता नहीं बनी रहती, अपनी संतानों की उत्पत्ति नहीं कर सकते और कभी कभी जातियां विलुप्त कर जाती। आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या? तो रिप्रोडक्शन की अगर शब्दों पर चर्चा करें तो रिप्रोडक्शन जो वर्ड है दो शब्दों से मिलकर बना है, री और प्रोडक्शन। री और प्रोडक्शन यानी री का मतलब होता है पुनः या दोबारा, प्रोडक्शन माने उत्पादन या निर्माण करना या बनना। अर्थात ऑर्गेनिज्म से दोबारा ऑर्गेनिज्म बनने की प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी किसी जीव से दोबारा किसी जीव की उत्पत्ति होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके नाम के आधार पर आप जो है या नाम के आधार पर हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस एंड enables the continuity of species। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई भी जीवधारी या जीव अपने ऑफस्प्रिंग को या अपनी नई संतति को जन्म देता है, और जिसके द्वारा जो है कंटिन्यूटी या एक तरह से कह सकते हैं जीवन की निरंतरता बनी रहती है। अब हम देखते हैं कि जो लाइफ साइकिल है जीवधारियों का, जिसमें बर्थ से लेकर के डेथ तक जो है कह सकते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक की अवस्था को हम जीवन अवधि कहते हैं। इस जीवन अवधि या जो लाइफ स्पान होता है वह कई प्रकार के जीवधारियों का अलग अलग होता है। जैसे ड्रोसोफिला का 30 वर्ष, कछुआ का 250 वर्ष तक होता है, धान का 5 से 7 वर्ष, कौवा 15 से 16 वर्ष, गाय 26 से 27 वर्ष, इसी तरह से तोता 140 वर्ष। सबका क्या है, सब ये जो है जीवन अवधि होती है। मतलब सभी जीवधारियों में, जैसे मनुष्य का जीवन अवधि औसत जीवन काल कितना माना गया है आप देखेंगे तो औसत जीवन काल जो होता है वो हाईएस्ट और लोवेस्ट को लेकर के उसमें डिवाइड कर देते हैं दो से, तो औसत जीवन काल निकल जाता है, जीवन अवधि निकल जाती है। तो मनुष्य का जो जीवन काल माना गया है वो 60 से 70 माना गया है। ठीक है, अब इस तरह से जो है
यह सबकी एक जीवन अवधि होती है। अब देखेंगे इसमें कि जो रिप्रोडक्शन का मेथड है या रिप्रोडक्शन की जो जनन की विधियां हैं वह कौन कौन सी हैं। तो जनन की जो विधियां हैं बेसिकली दो तरह की जनन की विधियां के बारे में पढ़ते हैं हम। जो जनन की विधियां हैं वो दो हैं, एक अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को हम क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन को कहते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर है। बहुत सारे एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं क्वेश्चन इससे संबंधित, ठीक है। तो अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ देखेंगे हम कि जो अलैंगिक जनन है यह जो है जनन समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। यानी इसमें जो जनन की प्रक्रिया होती है समसूत्री यानी माइटोसिस डिवीजन हो सकता है या एमाइटोसिस द्वारा ये जो है अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है, मियासिस या माइटोसिस के द्वारा होता है। मियासिस माने क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन माने क्या, जनन के समय गुणसूत्रों का या युग्मक जो होते हैं वो हैप्लॉइड कंडीशन में हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्या, अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, लेकिन अलैंगिक जनन में जो है असूत्री या समसूत्री विभाजन द्वारा नई संतान या संतति का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन में युग्मक जनन की प्रक्रिया नहीं होती। अलैंगिक जनन में जो है युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस या कह सकते हैं गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है विदाउट इन्वॉल्विंग गैमेट्स। यानी ये जो रिप्रोडक्शन होता है अलैंगिक जनन जो रिप्रोडक्शन होता है वह उसमें गैमीट इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है, इसमें गैमीट इन्वॉल्व होते हैं जिसको मेल गैमीट और फीमेल गैमीट कहते हैं। और मेल गैमीट फीमेल गैमीट कंबाइन करते हैं या कह सकते हैं फ्यूज करते हैं तो फिर जाइगोट का निर्माण करते हैं जिसको हम युग्मनज कहते हैं। यानी युग्मनज का निर्माण करने के बाद वही युग्मनज जो है अब डेवलप करते करते जो है फिर यंग वंश डेवलप हो जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है वो सिंगल इंडिविजुअल यानी इसके लिए केवल रिस्पॉन्सिबल क्या है, केवल सिंगल इंडिविजुअल। लेकिन लैंगिक जनन में जो है 1 or 2 पेरेंट्स होने आवश्यक हैं, एक मेल और एक फीमेल। अगर कोई हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है, कोई जीवधारी अगर कैसा है हर्माफ्रोडाइट है तो उसमें 2 इंडिविजुअल्स की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स प्रेजेंट हैं। अगला है इसका इंपॉर्टेंट अलैंगिक जनन में संतति अनुवांशिक एवं आकारिकी रूप में समान होती है। तो इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनी जो संतति होती है वह जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती है। इसमें जो है जैव विकास में इसका कोई महत्व नहीं होता, जैव विकास में सहायक नहीं होता। और जो अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो संतति अनुवांशिक और आकारिकी रूप में समान होती है उसी को हम क्लोन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है कि क्लोन क्या होता है, तो आप इसका परिभाषा दे सकते हैं किस प्रकार से, अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई संतति आनुवांशिक एवं आकारिकी रूप में समान होती है, इसको हम क्लोन कहते हैं। इस तरह से आप परिभाषित कर सकते हैं इसको। लेकिन लैंगिक जनन के फलस्वरूप जो संतति का निर्माण होता है वह आनुवांशिक या आकारिकी रूप से जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली जो है सिमिलर नहीं होते, डिसिमिलर होते हैं, अर्थात समान नहीं होते हैं, अर्थात यह जैव विकास में सहायक होते हैं। आगे हम देखेंगे जो अलैंगिक जनन होता है तो अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो अलैंगिक जनन की विधियों में देखेंगे कि इसमें सबसे पहले द्विविभाजन बाइनरी फिजन है, बहुविखंडन यानी मल्टीपल फिजन है, प्लाज्मोटॉमी, मुकुलन, बर्डिंग जिसको कहते हैं, कलिका या बर्ड, बीजाणु जनन जो है स्पोरुलेशन होगा, खंडीभवन फ्रेगमेंटेशन होगा, पुनरुद्भवन जो है रीजनरेशन होगा, कायिक जनन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब एक एक करके हम देखते हैं कि द्विविभाजन की क्रिया क्या होती है। द्विविभाजन अर्थात अलैंगिक जनन में हमने पहले बताया कि इसमें केवल सिंगल इंडिविजुअल्स होते हैं और वही सिंगल इंडिविजुअल्स में कौन कौन सी ऐसी प्रक्रिया होती है जो नए संतति का निर्माण करते हैं। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है बाइनरी फिजन का, अर्थात एक ही इंडिविजुअल्स जब 2 टुकड़ों में बट जाता है तो क्या होगा, वो बाइनरी फिजन करता है। प्रत्येक टुकड़ों से, प्रत्येक उसके खंडों से नए जीवधारी का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम द्विविभाजन या द्विविखंडन के नाम से हम जानते हैं। यह द्विविखंडन भी इस
सरल द्विविभाजन जो होता है वह कई विधियों के द्वारा होता है। किसी में सरल द्विविभाजन होता है जिसको हम सिंपल बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, जैसे अमीबा के बारे में आप लोगों ने सुना है। अमीबा जो है संघ प्रोटोजोआ संघ का जंतु है, ठीक है। अमीबा में जो है आप देखेंगे कि इसका आकार निश्चित नहीं होता, क्योंकि इसमें जो पैरापोडिया होता है वह बनता बिगड़ता रहता है, इसलिए इसका डेफिनिट शेप एंड साइज नहीं होता है। तो अमीबा में जो जनन की क्रिया होती है वो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। और ये अमीबा में बाइनरी फ्यूजन अर्थात इसके जो सेल्स होंगे दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं और यहाँ से सेप्टा से अलग हो जाते हैं, इससे नए संतति का निर्माण हो जाता है। यानी कोई अमीबा है और ये अमीबा पहले अपने न्यूक्लियस को दो पार्ट में बांट देगा और दो पार्ट में बांटेगा तो प्रत्येक न्यूक्लियस से एक अमीबोली बनकर के तैयार हो जाएंगे। इस प्रकार से अमीबा में जो है सरल द्विविभाजन पाया जाता है। और लंबवत द्विविभाजन जो होता है यूग्लिना में पाया जाता है। यूग्लिना भी किस संघ का जंतु है? प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। अब यूग्लिना में जो है लंबवत पाया जाता है, अर्थात लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन यूग्लिना में पाया जाता है। तो यूग्लिना का आकार देखेंगे तो इस तरह का आकार रहता है। तो इस तरह से इसमें लंबवत जो होता है द्विविभाजन होता है। अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन जो होता है पैरामीशियम में पाया जाता है, जो स्लीपर एनिमल्क्यूल्स कहलाता है, ये भी प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। तिर्यक जो होता है ओफेलाइना, यह भी प्रोटोजोआ संघ का जंतु है, जिसमें तिर्यक जो होता है द्विविभाजन की क्रिया होती है। ये द्विविभाजन के फलस्वरूप प्रत्येक जो है जीव से दो नए संतति का निर्माण होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। द्विविभाजन का मतलब क्या हुआ? सिंगल जो इंडिविजुअल्स हैं उनसे दो नए ऑफस्प्रिंग्स डेवलप होते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? द्विविभाजन। अब अगला देखेंगे बहुविखंडन। तो बहुविखंडन का मतलब क्या है कि ऐसा विभाजन जिसके केंद्र कई बार विभाजित करके और एक से अधिक संतान या संतति निर्माण करता है, तो इसे हम बहुविखंडन कहते हैं। अमीबा में भी बहुविखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है। इसी तरह से प्लाज्मोटॉमी है। प्लाज्मोटॉमी को कह सकते हैं कि बहुकेंद्रकी जनक से बिना केंद्र विभाजन द्वारा, अर्थात बहुकेंद्रकी जनक से केंद्रक का विभाजन न हो, लेकिन इसमें बहुत सारे केंद्रक हो, केंद्रक का विभाजन न हो करके भी जो है वह कई जो है संतति का निर्माण करते हैं, तो उसे हम प्लाज्मोटॉमी कहते हैं। अगला है बडिंग। बडिंग का मतलब होता है कलिका निर्माण, यानी कह सकते हैं इसमें बडिंग भी होता है। इसमें किस प्रकार से? एक्सटर्नल बडिंग और इंटरनल बडिंग, यानी आंतरिक बडिंग ये कह सकते हैं और एक्सटर्नल माने बाह्य कलिका निर्माण, और एक जो होता है क्या? इंटरनल माने क्या? आंतरिक कलिका निर्माण। तो कोई पूछता है कि हाइड्रा में किस प्रकार की बडिंग पाई जाती है, तो हाइड्रा में किस प्रकार की बडिंग पाई जाती है? एक्सटर्नल। इंटरनल किस में पाया जाता है? स्पंज में पाया जाता है, मार्केसियम यानी स्पंज में पाया जाता है, मार्केसियम पाया जाता है। स्पंज में जो जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है, स्पंज में जेम्यूल का फॉर्मेशन इंटरनल बडिंग के द्वारा ही होता है। आगे हम देखेंगे बीजाणु जनन, यानी जब जीवों में जो है रिप्रोडक्शन का एक अनुकूल समय नहीं होता है, तो उस अनफेवरेबल कंडीशन में यह बीजाणु जनन का निर्माण करते हैं और उस बीजाणु जनन के द्वारा नए संतति का निर्माण होता है। इसी तरह से खंडीभवन। खंडीभवन का मतलब फ्रेगमेंटेशन, अर्थात जीवधारी का कोई पार्ट टूट करके अलग हो जाए और उन टूटे हुए पार्ट से, फ्रेगमेंट से नए संतति का निर्माण करना ही खंडीभवन कहलाता है। पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का मतलब पुनः रीजनरेशन, री माने अगेन और जनरेशन माने क्या होता है? निर्माण करना या फिर से उसकी उत्पत्ति हो जाना, यानी क्या हो गया? रीजनरेशन, किसी अंग का या किसी पार्ट का दोबारा बन जाना पुनरुद्भवन कहलाता है। आप देखेंगे कायिक जनन। तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है वह कायिक जनन पौधों में देखा गया है कि रूट्स के द्वारा, कि कभी हम किसी का रूट्स लिए लगा दिए, नया पौधा बन के तैयार हो गया। तना लिए, तना लेकर के जो है उसका लगा दिए, नया पौधा तैयार हो गया। लीव्स के द्वारा भी जो है नए संतति का निर्माण हो जाता है। तो हम आगे चल करके देखेंगे कि बाय रूट्स, बाय स्टेम एंड बाय लीव्स किस तरह से जो है अगली संतति का निर्माण करते हैं, उनके कौन कौन से उदाहरण हैं। अब अगली वीडियो, अगले पार्ट का आप जो है देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। साइंस एंड सक्सेस। थैंक यू।